और पहली खबर में आज बात करेंगे भारतीय सेना के जवानों के उनकी मानसिक हालत की और लगातार खुदकुशी के मामलों की। जम्मू कश्मीर में थल सेना के एक जवान ने 5 साथी जवानों की हत्या के बाद खुदकुशी कर ली। गांदरबल जिले के मानसबल कैंप में यह घटना तड़के करीब 2 बजे हुई। मारे गए सभी जवान 13 राष्ट्रीय राइफल्स के थे। सेना ने इस मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। ये है गांदरबल जिले के मानसबल कैंप की तस्वीरें। श्रीनगर बांदीपुरा रोड पर सेना के इसी कैंप में तैनात एक जवान की हरकत ने सबको सन्न कर दिया। सेना के प्रवक्ता के मुताबिक गुरुवार तड़के करीब 2 बजे सिपाही रैंक के इस जवान ने अपनी सर्विस राइफल से बैरक में सो रहे साथी जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में 5 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दर्दनाक घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी जवान ने बाद में खुद को भी गोली मार ली। घायल जवान को 15वीं कोर मुख्यालय के बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। There were multiple injuries. There were 6 persons with multiple firearm injuries. That's all. Preliminary report we have given to them. We have done the postmortem and final report will be given later. 5 जवानों की हत्या के बाद खुदकुशी की ये घटना सेना की जिस टुकड़ी में हुई है वो राष्ट्रीय राइफल्स की 13वीं बटालियन है। जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर तैनात राष्ट्रीय राइफल्स को बेहद अनुशासित माना जाता है। जानकारी के मुताबिक घटना को अंजाम देने वाला आरोपी जवान ड्यूटी पर तैनात था, लेकिन किस वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया, इसकी असली वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। सेना ने इस बेहद गंभीर मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश भी दे दिए हैं। सेना के किसी जवान की ओर से साथी जवानों की हत्या की ये सबसे बड़ी घटना है। सेना के जवानों ने जम्मू कश्मीर में तैनाती के दौरान कई बेहतरीन काम किए हैं, लेकिन ऐसे हादसों के पीछे सेना के जवानों में तनाव को बड़ी वजह माना जाता है। हालांकि सेना ने जवानों की सुविधाओं से लेकर उन्हें छुट्टी देने में पिछले कुछ सालों में नरमी बरती है, लेकिन उसे जवानों की कमी से भी जूझना पड़ रहा है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक थल सेना में अभी करीब 9,500 अधिकारियों और 22,500 से ज्यादा जवानों की कमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं संदीप दीक्षित, जो कि सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं हिंदू से। स्वागत है आपका संदीप जी। हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब, जो कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे साथ। और साथ कर्नल इंजीत सिंह हैं, जो कि चेयरमैन है ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन से। इंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत में करना चाहूंगा कादियान साहब आपसे, ये जो घटना सामने आई है पहली नहीं है और लगातार मैं पिछले आंकड़े देख रहा था, करीब 5 सालों में यह आंकड़ा हर साल बढ़ा है इस तरह की घटनाओं का। किस तरीके से आप देखते हैं, बड़ी वजह क्या है ऐसे घटनाओं की, क्योंकि बार बार हो रही है ये घटनाएं? देखो, पहले तो जो कल रात को बड़ी दुर्घटना हुई है, इसकी तहकीकात तो आर्मी करेगी, क्यों हुआ, कैसे हुआ। मेरा ये मानना है ये सिस्टम का फेलियर नहीं है। सिस्टम हमारा बिल्कुल अच्छा है, वो ठीक तरीके से चल रहा है। कुछ समस्याएं हैं जिनको दूर करने के प्रयास लगातार जारी है। ये इंडिविजुअल फेलियर है। अगर इस जवान का हम देखें जो 13 RR का है, ये छुट्टी भी अभी नवंबर में वापस गया था, तो ऐसी भी बात नहीं कि इसको छुट्टी नहीं मिली हो। ये रात को ड्यूटी से उतर रहा था, इसने नए जवान जिसने ड्यूटी संभाल ली थी उसको जगाया, तो उनकी आपस में तकरार हुई, मामला वहां से शुरू हुआ। लेकिन जाहिर है अगर इसने 5 साथियों को शूट किया है तो कोई ना कोई टेंशन उसके दिमाग में थी। अब वो टेंशन उन ऑपरेशनल हालात की वजह से थी या वो घरेलू हालात की, ये तो आर्मी तहकीकात करेगी। लेकिन मेरा मानना है ऐसी हालात में इंसर्जेंसी एक बहुत तनावपूर्ण डिप्लॉयमेंट है आर्मी के लिए। उसको ये नहीं पता ये मेरा प्रतिद्वंदी है या मेरा हमदर्द है, कोई वर्दी नहीं पहचान सकता है। वो सिविल में खड़े होते हैं, उसका वो तो अनसर्टेनिटी होती है कि पता नहीं कब कहां से कौन फायर करेगा। दूसरी जो उसकी दबाव है वो तनाव, वो ये कि अगर मैं मान लिया ये समझ के कि मिलिटेंट फायर करूं, उसमें भी अगर गलती हो जाए तो फिर बहुत सारे सवाल आजकल मीडिया उठा देता है, ये हमारे जो NGOs हैं, सोशल ग्रुप से उठाना शुरू करते हैं, वो सबसे तनाव बढ़ता है। तीसरी बात जो है, पहले सैनिक को जो अपने घरेलू समस्याएं होती थी उनकी इतनी फिक्र नहीं होती थी, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम था, समाज वाले उसको संभालते थे। आजकल उसमें ब्रेक है। जो टेंशन फैमिली में होती है वो हर आधे घंटे मोबाइल फोन पर उसके पास पहुंच जाती है। पहले चिट्ठियां जाती थी, 10 दिन लगते थे जब तक शायद समस्या ही खत्म हो जाती थी। तो ये सब फैक्टर हैं, इसको सिस्टम का फेलियर। आर्मी जो कुछ कर सकती है, कमियां हैं, ऑफिसर्स की कमी है, उसको दूर होना चाहिए। एक चीज मैं समझना चाहूंगा, जो
कई जगहों पर यह आंकड़ा दिया गया कि आमतौर पर किस तरीके से एक जो सैनिक है वो अपनी पूरी ड्यूटी का, कहा ही जा रहा है कि जो एजेंसी इलाके में सैनिक तैनात हैं वो अपनी ड्यूटी का करीब 75 से 80% हिस्सा उनकी तैनाती ऐसे इलाकों में रहती है, जो कि एक जो पैरामीटर है उससे बहुत ज्यादा है, जिसके चलते शायद वो तनाव में ज्यादा रहते हैं और लगातार जो टेंशन उनके सर पर रहती है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। नहीं, डिप्लॉयमेंट तनावपूर्ण है, और जहां जहां दुनिया की जो भी आर्मी इंसर्जेंसी इलाके में रही है ऐसे हादसे होते हैं, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो। तनावपूर्ण हालत है। ये तो सरकार चारा यही है कि ये जो समस्या J&K में है या नॉर्थ ईस्ट में है, ये पॉलिटिकल समस्याएं हैं, ये मिलिट्री की समस्याएं नहीं। तो मिलिट्री इसका हल नहीं ढूंढ सकती है, मिलिट्री इसको काबू में रख सकती है, जो कि रखे हुए है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं हल निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, वो पॉलिटिकल हल निकलेगा। संदीप जी, दो चीजें हैं। अमेरिका के बारे में पढ़ रहा था कि 2012 से अगर 2013 एक साल के आंकड़े को देखें तो जितने सैनिक उनके युद्ध में नहीं मरते उससे ज्यादा सैनिक आत्महत्या कर लेते हैं। भारत में इस तरह की घटनाएं जो एक सामूहिक, मैं कहूं कि खुदकुशी या फिर दूसरे साथियों को गोली मारने की, वो भी बढ़ रही है पिछले 5 साल में। आखिर जो कादियान साहब कर रहे हैं कि सामाजिक जो घरेलू तमाम कठिनाइयां थी वो अब तकनीक जिस तरीके से विकसित हुई है वो सीधे पहुंच जाती है और वो शायद कहीं एक माइंड बस्ट करती है। क्या वाकई ये रीजन है, या लगातार हमारे सैनिक उन हालात के लिए तैयार नहीं है कि 12 महीने 24 घंटे लगातार उन हालात वाले इलाकों में, जम्मू कश्मीर की बात करूं, असम की बात करूं, या फिर कहीं भी जो उनकी तैनाती वो मुश्किल घड़ी है उनके लिए? कादियान साहब जैसा बता रहे थे, जो अभी हालात हुए ये शायद आइसोलेटेड इंसिडेंट हो सकता है, पर अगर हम देखें तो पिछले 10 साल में करीब 1200 सैनिक हलाक हुए हैं, और अर्धसैनिक बलों पे तो ध्यान ही नहीं जाता है, वहां भी सुसाइड का रेट थोड़ा हाई ही है। तो इन दोनों को, और नॉर्मली माना गया है कि आर्म फोर्सेस में अगर 120 एनुअल के ऊपर जाए तो ये हाई वाटर मार्क है और इससे थोड़ा बचना चाहिए, ये इसके आसपास है। पर इसको हम पूरा समाज से अलग करके भी नहीं देख सकते, पहली बात, और दूसरा कुछ जो पिछले साल इंसिडेंट हुए उनसे भी अलग करके नहीं देख सकते। पिछले साल 4 इंसिडेंट हुए, बटाला, न्योमा, मेरठ और सांबा, जहां की फौजी अफसरों और जवानों के बीच झगड़े हुए और जिसमें कि एक जगह तो करीब करीब विद्रोह जैसी स्थिति आ गई। इसमें न्योमा ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी, मेरठ पीस टाइम था, सांबा काउंटर इंसर्जेंसी था, तो तीनों तरह के हालात थे। दूसरा, हम समाज से अलग करके नहीं देख सकते क्योंकि पिछले 4 दशकों में जो उदारीकरण हुआ है, जिस तरह की हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन की हवा आई है, उसमें सुसाइड दर जो है करीब करीब 40% बढ़ा है ओवरऑल हिंदुस्तान में, और जिसमें कि दक्षिण भारत में और ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इन सैनिकों ने जिन्होंने सुसाइड किया, हमें नहीं पता ये भारत के किस भाग से आते हैं, तो इसलिए हम आधिकारिक रूप से नहीं कह सकते कि घर की समस्याओं की वजह से ही किया। पर जैसा कादियान साहब ने कहा कि कुछ इम्पैक्ट वो भी पड़ता है, पर कुछ इम्पैक्ट ये भी पड़ता है कि फौज में 10,000 ऑफिसर्स की कमी है, और उस कमी की वजह से जो ह्यूमन रिलेशंस है वो थोड़ा थोड़ा इफेक्ट होता है। और जैसा आपने कहा कि हम अब विकासशील देश हैं, 30 सालों में हम कहीं आगे आ गए हैं, तो जो रिलेशनशिप ऑफिसर जवान में 30 साल पहले थी उसको एक बार हमें दोबारा नजर डालनी होगी उसके ऊपर। करें सब, क्या वाकई ये भी मतलब प्रचलन में नहीं है या दूसरे देशों में है? मैं समझना चाहूंगा आपसे कि कोई एक जवान है, कोई यूनिट है जिसकी ऐसे इलाकों में तैनाती कर दी जाती है, वो तैनाती कई वर्षों तक जारी रहती है। क्या इसमें कुछ रोटेशन सिस्टम बाकी देश करते हैं ताकि जो जवान 6 महीने या 1 साल तक उस इलाके में रहता है, भारी तनाव में रहता है, वापस लौटाया जाए, जो उनकी बैरक्स है वहां पर आकर रेस्ट करे, उसकी जगह दूसरे की तैनाती, वो बेहतर एक ऑप्शन कई कंट्रीज करते हैं? नहीं, वो सिस्टम तो पहले ही है। ये जो राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिट है, जवान के लिए एक यूनिट एक बड़ी फैमिली होती है, उसमें उसको बहुत सुरक्षा महसूस होती है। राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिट जो है उसमें अलग अलग यूनिट से जवान आते हैं, 2 से 3 साल का टेनओवर करके वापस आते हैं। जैसा आपने बोला, वो हमेशा वहां नहीं रहता है। जब ओरिजिनल प्लान की गई तो ये प्लान थी, इसीलिए कोई उसमें आया नहीं। कुछ एक्स सर्विसमैन आने थे, कुछ पुलिस वाले, कोई नहीं आया। तो ये तो 2 या 3 साल का, इसका तो टेनओवर अगस्त में खत्म होने वाला था। तो ये दूसरी बात जो आंकड़ों की है, जो आप कहते 120 इतने हो गए, अगर इस हादसे को हम देखें, गलती एक आदमी की है, आंकड़े शायद वो मौत 6 हो गई, बिल्कुल। तो ये आंकड़े सही तकरीबन कंक्लूजन हमको नहीं देते हैं कई बार। एनजी जी,
जो चर्चा ये है कि असल में किस तरीके से ये हालात बन रहे हैं कि सैनिक खुदकुशी करने पर उतारू हो रहे हैं या फिर अपने साथियों पर गोली चला रहे हैं। आपकी नजर में क्या बड़ा रीजन है? क्या उनके घर के हालात, उनकी पेंशन, उनकी तमाम जो जिम्मेदारियां हैं पारिवारिक, वो सेना या दूसरे संगठन नहीं उठा पाते हैं? उसका तनाव ज्यादा होता है कार्य क्षेत्र में, वर्किंग प्लेस में? देखिए साहब, ये सारा असर जो है हर बातों को मिला के है। कोई एक अकेली बात को हम नहीं कह सकते कि इसके कारण हुआ। सबसे बड़ी तो टेंशन है, जब हम जाते थे, हमारे ज़माने में हम फील्ड एरिया को लुक फॉरवर्ड करते थे कि जाके पिकेट पे बैठ जाएंगे और फिर आराम से कोई पेट्रोलिंग कर ली, बाकी छुट्टी। आजकल हालत ये है कि ही इज़ इन टेंशन जबकि अपने पिकेट में है। द मोमेंट ही स्टेप्स आउट ही इज़ अगेन इन टेंशन, क्योंकि आज ये नहीं पता किधर से गोली आ जाए। सो ऑल द टाइम ही इज ऑन ड्यूटी, ही इज अंडर टेंशन। एंड देन जनरल कादिया हैड एग्रीड और सजेस्टेड दी घर के मामले। उन ज़माने में जब तक चिट्ठी पहुंचती थी बीवी की और माँ की लड़ाई की, तब तक सुलझ ही जाता था। आजकल बात हुई तो एकदम से टेलीफोन करते हैं मोबाइल से और उसके ऊपर टेंशन और बढ़ जाती है। So it is a combination of all the factors which make it so difficult for the man to sustain himself. What can ameliorate this is that there should be the man should be confident that if something goes wrong with him, he'll be looked after, which is not there at the moment. Now एक जवान पुलिस का या किसी और फोर्स का दिल्ली में अगर उसकी डेथ हो जाती है तो दुनिया करोड़ों रुपए उसके ऊपर फेंकती है। यहाँ हमारे फौजी जो हैं रोज 10-15 शहीद हो रहे हैं, उनको किसने सुना या बताया? क्या उनको मिलता है? एक पेंशन, बाकी उसका जो अपना पैसा इकट्ठा किया हो वही। सो दिस हैज टू बी एड्रेस्ड। अनलेस दीज थिंग्स आर एड्रेस्ड, देयर इज नो स्कोप फॉर दिस रिड्यूसिंग। ओके, आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी जो है वो एक बड़ा रीजन भी है। इसके अलावा कुछ दूसरे कारण हैं, उस पर लौटूं उससे पहले आपको बताते हैं कि इसको लेकर, इस मसले को लेकर ऐसा नहीं है कि चिंता जाहिर नहीं की गई। संसद के अंदर कई बार इस पर बहस हुई है, चर्चा हुई है और सेना के जवानों में तनाव के चलते आत्महत्या फिर साथी सैनिकों के मारे जाने की घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी हैं, जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं। और संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति भी सैन्य कर्मियों में तनाव के स्तर और वजहों पर कई बार चिंता जाहिर कर चुकी है। समिति ने पाया है कि सैन्यकर्मी मुश्किल परिस्थितियों की बजाय पारिवारिक और व्यक्तिगत तनाव की वजह से टूट जाते हैं और इस बात की तस्दीक मनोवैज्ञानिक भी करते हैं। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम की अनेकों मिसालें पेश की हैं। तीनों सेनाओं के जवान मुश्किल से मुश्किल हालात में हार नहीं मानते हैं और चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं। लेकिन हकीकत यह भी है कि जवानों में तनाव की वजहों से आत्महत्या की घटनाओं में भी बीते सालों में इजाफा हुआ है। सेना के तीनों अंगों में आत्महत्या और साथियों को गोली मारने की घटनाएं सबसे ज्यादा थल सेना में देखने को मिली हैं। संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक 2001 से 2011 के दौरान 10 साल में थल सेना के 1096 जवानों ने आत्महत्या की, जबकि इसी दौरान साथियों को गोली मारने की घटनाओं में अधिकारियों समेत 75 थल सैनिक मारे गए। वायुसेना में इसी अवधि के दौरान आत्महत्या के 227 मामले सामने आए, जबकि नौसेना में ये आंकड़ा 26 रहा। जानकार मानते हैं कि सैनिकों में पनपता तनाव आत्महत्या के पीछे बड़ी वजह है। हर एक जवान किसी किस्म के स्ट्रेस में रहता है। एक तो उसको ये स्ट्रेस रहता है कि कहाँ दुश्मन है, कब दुश्मन मेरे पर आ जाएगा, कब मेरे ऊपर हमला कर देगा, कब मेरी जान खतरे में है। और दूसरा उसको स्ट्रेस रहता है क्योंकि फैमिली से दूर रहता है। तो एक व्यक्ति जो फौज के अंदर कश्मीर में नौकरी कर रहा है वो बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ लीड कर रहा है, बहुत स्ट्रेस है उसके ऊपर। और जरा से भी कोई बात हो जाती है तो हर एक आदमी आजकल शॉर्ट फ्यूज पर है और वो कोई ऐसी हरकत कर देता है जो कि उसको नहीं करनी चाहिए। जवानों में आत्महत्या की वजहों पर साल 2008 में संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने रिपोर्ट दी थी। कांग्रेस सांसद सतपाल महाराज की अध्यक्षता वाली समिति की 31वीं रिपोर्ट में कहा गया था कि 2007 से 2010 के दौरान आतंकवादी घटनाओं में 208 सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन इसी दौरान सैनिकों की आत्महत्या के 368 मामले सामने आए। समिति ने पाया कि सैनिक अपने घरों की छोटी से बड़ी समस्याओं को लेकर तनाव के शिकार हैं। इसके अलावा छुट्टियों को लेकर जवानों और अधिकारियों के बीच संवाद की कमी और बदलती सामाजिक स्थिति के मुताबिक जवानों में नौकरी और करियर को लेकर असंतोष भी पाया गया। लंबे समय तक तैनाती की वजह से सामाजिक जीवन के साथ तालमेल की कमी और मुश्किल इलाकों में तैनाती का मनोवैज्ञानिक असर भी जवानों पर पड़ता है।
समिति ने सेना की ओर से काउंसलिंग की कमी भी महसूस की। सैन्य बलों की मनोवैज्ञानिक स्थिति पर अध्ययन कर चुके जानकार मानते हैं कि करीब 20% सैन्य कर्मियों को काउंसलिंग की सख्त जरूरत होती है, जिसकी कमी की वजह से ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि आप अपने मन में बातें रखते हैं, आप किसी शेयर नहीं करते, और अगर आपकी फैमिली दूर है तो अपने मन ही मन में आप रखते हैं। अब इसके ऊपर जरूरत से ज्यादा तनाव का होना या रात की नींद ड्यूटी की वजह से अदरवाइज ना हो पाना, इन सब चीजों की वजह से आपका ब्रेन एक डिफरेंट मोड में जा सकता है, जिसमें आप शक कर सकते हैं, आप चीजें इमेजिन कर सकते हैं, आप अपने आप को दूसरों से अलग समझ सकते हैं। डीआरडीओ के तहत आने वाला डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च भी सैनिकों के व्यवहार के पीछे उनकी पारिवारिक समस्याओं और सीनियर अधिकारियों के व्यवहार को वजह मान चुका है। संसद की स्थायी समिति की सिफारिश थी कि डीआईपीआर की रिपोर्ट सार्वजनिक करके उसकी सिफारिशों पर कदम उठाए जाने चाहिए। बहरहाल ये चिंता की बात जरूर है कि जो सैनिक जंग के मैदान में जान की बाजी लगाने से पीछे नहीं हटता, वो भला आत्महत्या जैसा कदम क्यों और किन परिस्थितियों में उठाने को मजबूर होता है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। तो बिल्कुल जैसे कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुश्मन से नहीं बल्कि अपनी परेशानियों से, चिंताओं से शायद हारता है भारतीय सैनिक। कादन साहब, एक जो बड़ा रीजन ये भी क्या कहा जा रहा है, एक्सपर्ट कह रहे हैं, आप सहमत हैं कि जो लोग आजकल सेना में आ रहे हैं उसमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो सेना को अपना करियर नहीं बल्कि क्योंकि मजबूरी के तहत उन्हें कहीं अगर जॉब नहीं मिली, वहां पर जॉब मिलती वो आ जाते हैं, इसके बाद वो कंपेयर करते हैं दूसरे प्रोफेशंस के साथ में जहां पर तमाम तरह की सुविधाएं हैं, आराम है, और वो भी एक बड़ी रीजन है, बड़ा कारण है इसका। देखिए, आजकल हर विकासशील देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी हाई है, तो आप जो कह रहे हैं कुछ हद तक सही है कि वो फौज में आता शायद इस कारण से है कि उसको नौकरी नहीं मिली, लेकिन एक बार आने के बाद जो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है और जो यूनिट लाइफ है वो उसको एकदम उसकी मानसिकता बदल जाती है। एक में और फैक्टर इसमें जो कंट्रीब्यूटरी है वो है जो हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी इनसेंसिटिविटी। ज्यादा तक सैनिक अभी भी ग्रामीण इलाकों से आते हैं, वहां उनके पास जमीन होती है। आजकल पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जमीनों पर प्रेशर ज्यादा है, पीछे से उसकी जमीन को कोई वाइफ अकेली होती है, कोई जमीन दबा लेता है, कोई तंग करता है, कमांडिंग ऑफिसर चिट्ठी लिखता है, उसका डिप्टी कमिश्नर या सुपरिंटेंडेंट पुलिस जवाब तक नहीं देते, तो उसको वो भरोसा नहीं होता है कि वो अपना काम में पूरा दिल लगा के जब भी काम करेगा जब उसको ये फिक्र ना हो कि पीछे से मेरी फैमिली को कोई समस्या होगी। दूसरा, कर्नल इंद्रजीत ने बिल्कुल साफ कहा कि सिपाही को मौत से कभी नहीं डर लगता है, उसको दुश्मन की कोई फिक्र नहीं है, उसको ये फिक्र अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बीवी बच्चों को कौन संभालेगा। आजकल अगर आप देखें ना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिव है, ना बैंक उसको सही जो उसकी पेंशन है, जो उसके अलाउंसेस हैं, कोई नहीं देता है। यहां तक कि हमारे जिला सैनिक बोर्ड भी काफी ऐसे हैं जो सेंसिटिव नहीं है। तो इन सब बातों में एक ओवरऑल सुधार की जरूरत है। ये टेंशन वहां इतनी ज्यादा नहीं है जितनी उसको घर की पीछे से मिल रही है। कर्नल इंद्रजीत सर, क्या आप एग्री कर रहे हैं कादियान साहब से कि जो बाकी सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए एक सैनिक को उसकी फैमिली के लिए, चाहे वो लोकल लेवल पर प्रशासनिक अमला हो या फिर जो दूसरे संगठन हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं, वो उसे मदद करने के बजाय हैरेस करते हैं, परेशान करते हैं, शायद इसलिए वो चिंताएं ज्यादा हैं और उनका एक नतीजा हम देखते हैं इस तरह के केसेस। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कादियान साहब के साथ। ये सारा सपोर्ट सिस्टम जब तक ठीक नहीं होता तब तक उनकी टेंशन नहीं निकल सकती। एक तो सपोर्ट सिस्टम ठीक किया जाए, दूसरा पॉलिटिकल सिचुएशन जो है उसको सॉल्व करें पॉलिटिकल लीडर्स। वी कांट सॉल्व दैट प्रॉब्लम एज ही सेड एंड आई एग्री विद हिम। पॉलिटिकल सिस्टम ताकि वो टेंशन ना उधर हो और फिर सपोर्ट सिस्टम ठीक हो। मैं बताना चाहता हूँ कि जवानों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। किसी की प्रॉब्लम हुई, कमांडिंग ऑफिसर की चिट्ठी आई डीसी के साथ, डीसी के पास जाने के लिए किसी को फुर्सत नहीं मिलती, जाने नहीं देते। आजकल मेरे ज़माने जब मैं आया था तो डीसी वगैरह वेरी फ्रेंडली थे, इतनी डेवलपमेंट नहीं थी। आजकल डीसी लेवल के बंदे हैं, उनको फुर्सत ही नहीं। एक मैंने देखा कि हमारे वाइस चीफ साहब रिटायर हुए थे, रिटायर होकर गुड़गांव में सेटल हो गए। हमारी फ़ौज की तरतीब है कि भाई जिस एरिया में जाओ उधर हेड को कॉल करो। उन्होंने सेक्रेटरी से टाइम मांगा, कॉल करना चाहते हैं डीसी पे। 1 महीना तो टरकाते रहे, उसके बाद कहते हैं आपको चाहिए क्या, कि भाड़ में जाओ, मैं नहीं मिलता। So this is the kind of treatment the Vice Chief of Army Staff was given. What can a jawan expect?
राइट। These are the things which need to be addressed. हम 84 में हाई लेवल कमेटी बिठाई थी, उनमें ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया हुआ है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इनकी देख रेख करे, पर करे तो करने वाले तो अभी है ना, अमल में कैसे लाया जाए, एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, सवाल यही है। ये वादे सिर्फ हो रहे हैं। संदीप जी, दो चीजें हैं, एक तो जो दोनों हमारे सेना जुड़े लोग हैं वो कह रहे हैं, उससे भी आप शायद एग्री करेंगे कि सपोर्ट सिस्टम जो लोकल लेवल पर मिलना चाहिए सैनिक उसकी फैमिली को, वो कारण है। और दूसरा का ये भी है कि हर जगह आप आजकल देखिए, किसी शहर में अगर कोई जंगली जानवर घुसता है वहां भी सेना को बुला लीजिए, कहीं पर छोटा मोटा कुछ अगर फसाद हो रहा है वहां पर सेना को बुला लीजिए। मतलब जिस काम के लिए सेना को ट्रेन किया गया मेंटली और फिजिकली, उसकी बजाय उससे वो सभी काम करवाना चाहते हैं जहां पे आपको लगता है कि नहीं बाकी संशय में है या फिर एक पॉलिटिकल विल नहीं है। मेरे पास कितना सपोर्ट सिस्टम है? मेरे पास नहीं है ना, आपके पास उतना सपोर्ट सिस्टम होगा। गरीब देश है, जितना भी सपोर्ट सिस्टम होगा होना चाहिए। जैसा मैंने आपको पहले भी अर्ज किया, अर्धसैनिक बल्कों का भी सुसाइड रेट उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पिछले साल जो 4 इंसिडेंट हुए न्योमा में, मेरठ में, सांभा में, इनको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। यानी एक तरह का ब्रेकडाउन आ रहा है ऑफिसर मैन रिलेशनशिप में। सुसाइड्स की जहां तक स्टडी है, इंडियन मेडिकल हिस्ट्री बहुत लंबी नहीं है, 50 साल की स्टडी है सुसाइड्स की। आज जरूरत है ये DRDO की जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनके ऊपर डिपेंड करने की जगह अगर हम बाहर से एक्सपर्टीज लेके वाकई हम देखें, क्योंकि ये 120-130 का जो सुसाइड रेट चल रहा है हर साल, ये बहुत ही हाई है, तो हमें इस नजरिए से देखना होगा। दूसरा ये भी है कि जैसे जो मैंने पहले भी अर्ज किया कि ऑफिसर और जवान का जो रिलेशनशिप है उसको हमें दोबारा नजर डालनी होगी। ये पुरानी कॉलोनियल रिलेशनशिप नहीं चल सकती है, और इस रिलेशनशिप को हम देख रहे हैं कि कई बार पिछले साल ब्रेकडाउन आया ही इस रिलेशनशिप के ऊपर, और फिर आगे आने वाले वक्त में ये काफी असर डालेगी, क्योंकि गांव से जो पहले लड़के आते थे आज वो एक्सपोज्ड हैं हर तरह की इंफॉर्मेशन में, और उसमें काफी इंफॉर्मेशन हाल के सालों में आई है अबाउट करप्शन इन आर्म फोर्सेस इन्वॉल्विंग ऑफिसर्स। तो उतनी इज्जत भी नहीं रह गई है इनके मन में अपने ऑफिसर्स के प्रति, और इसलिए हमें वाकई ये देखना होगा कि जो पुराना जो साहब और जवान का रिश्ता है वो कब तक कायम रहेगा। बदलते वक्त के साथ वो रिश्ते, उन रिश्तों को कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर सोचना होगा, उसे बदलना होगा। कायदे साहब, एक आखिरी रिएक्शन आपका जो संदीप कह रहे हैं। नहीं, मैं दीक्षित साहब से पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ। ऑफिसर मैन रिलेशनशिप हमेशा अच्छा रहा है, आज भी अच्छा है। ऑफिसर्स कम हैं इसलिए ऑफिसर पर अभी प्रेशर ज्यादा है, लेकिन रिलेशनशिप में कोई खराबी नहीं। दूसरा, दीक्षित साहब ने कहा कि उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है। मैं रिटायर्ड हूं, मुझे सपोर्ट सिस्टम इतना नहीं चाहिए जितना मुझे चाहिए था जब मैं सेना में था। वो आदमी वहां तैनात थे। मेरी तो दर्शकों से ही राय है कि सैनिक देश को संभालता, आप उसको संभाले। ये सेंसिटिविटी जो है ये पॉलिटिक्स में भी नहीं रही। 62 में मुझे पता है, जहां तक मुझे याद है, प्रताप सिंह कैरों पंजाब के चीफ मिनिस्टर होते थे, जहां से सबसे ज्यादा सैनिक थे, अभी भी हैं। उन्होंने एक स्टैंप बनवाई थी कि जब भी किसी फौजी की चिट्ठी आएगी सबसे पहले स्टैंप लगेगी, उस पर लिखा था मिलिट्री पर्सन टॉप प्रायोरिटी। आजकल हमारे शहीद की बॉडी आती है पटना में, तो क्या कहते हैं मंत्री जी कि सैनिकों तो काम ही मरना है, तो क्या उसके मनोबल क्या, ये सब टेंशन को ऐड करते हैं। तो ये जब तक हमारा सपोर्ट सिस्टम ठीक नहीं होगा, सपोर्ट सिस्टम जब भी जरूरत होती है जबकि फैमिली अकेली होती है, या सैनिक को भरोसा होगा कि अकेली रह गई तो उसको सपोर्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब हम अराउंड है तो हम खुद भाग दौड़ कर सकते हैं। चलिए कादर साहब, वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन जी आखिरी रिएक्शन सर आपका। लीडरशिप जो अपने देश की परवाह करते हैं, they get on, the tiniest nation is Singapore, the greatest nation is USA, their leadership get on top of the houses और कहते हैं कि हम सबसे बढ़िया बेनिफिट्स उसको देंगे जो सबसे मुश्किल काम कर रहा है फौज का, देश के लिए, और ये फौजी करते हैं, इनको टेंजिबल और नॉन टेंजिबल बेनिफिट सबसे बढ़िया मिलेंगे। हमारे देश में क्या होता है? हमारे देश में पहले एक कैलामिटस सिचुएशन पैदा की जाती है, आइदर नेचुरल और मैन मेड, उसके बाद फौजियों को इस्तेमाल किया जाता है, फौजियों से सब उनका खून चूस के, उसके बाद कहते हैं इनको सबसे नज़दीक खूंटे पे टांग दो जब तक मर ना जाए। What is required is attitudinal change of the bureaucracy. Unless that is done, nothing can happen. ओके, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि जो ब्यूरोक्रेटिक चेंज है एटीट्यूड में वो होना चाहिए, और संदीप कह रहे हैं कि जो रिलेशन है सैनिक और अधिकारी के बीच में उसमें भी
थोड़ा सा बदलाव की जरूरत है वक्त के साथ। जैसे कि गार्डन साहब ने कहा कि सोशल सिक्योरिटी जो सिस्टम है, बैकअप सिस्टम, वो थोड़ा सा हेल्पफुल हो तो शायद हम ऐसे मामलों को रोक पाए। फिलहाल हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये थी हमारी आज की पहली खबर।